मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिर से अपील्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे अपील जो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपील जो हम कमिश्नर अपील के आगे करते हैं या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे जो अपील की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं जो अपील हम हाई कोर्ट के आगे करेंगे। जैसे कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एसएससी या प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को ये डिससेटिस्फेक्शन है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीज़न दिया है वो गलत है या वो उनके अगेंस्ट जा रहा है एंड दे वांट टू मेक एन अपील, देन वो अपनी अपील जो है हाई कोर्ट के आगे कर सकते हैं। स्पेशली हाई कोर्ट के आगे अपील करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अपील की जा रही है या जो केस रखा जा रहा है उसमें कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सब्सटैंशियल नेचर का है, मींस कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत जिसके ऊपर डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम बात करेंगे आगे कि क्या प्रोसीजर रहेगा। प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, राइट। ये चारों अथॉरिटीज़ का नाम आप बहुत बार इस केसेस में और बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्कस या पढ़ चुके हैं। एसएससी भी इन्वॉल्व है इसमें, तो ये अथॉरिटीज़ प्लस एसएससी, इनमें से कोई भी अगर उसे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर पास किया गया है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा दैट इज़ डिससेटिस्फैक्ट्री, देन दे मे फाइल एन अपील। वो एक अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के आगे। अपील फाइल करने का जो टाइम है वो रहेगा विदिन 120 डेज़ ऑफ द डेट जब उनको अपीलेट अथॉरिटी से ऑर्डर हुआ था, जो डिसीज़न हुआ था उसके मिलने के 120 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट के आगे अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट के आगे अपील करने के लिए जो 120 दिन का समय दिया गया है, हाई कोर्ट उस 120 दिन के समय के बाद भी आपकी अपील को एडमिट कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न रहा है जिसकी वजह से आप अपील जो है वो थोड़ा लेट कर रहे हैं। ओके, और उसके अलावा जो है अपील में जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, जो भी अपील की जाएगी उसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कंसीडरेबल नहीं है, देन हाई कोर्ट से में अपील आप नहीं कर पाओगे। हाई कोर्ट अगर ये सेटिस्फाइड है, देन इफ़ देयर इज़ एनी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो उसके लिए क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेगी, मतलब उसके लिए एक सिस्टम अडॉप्ट करेगी कि जिसके ऊपर क्या डिस्कशन किया जाए और उससे रिलेटेड इंक्वायरी की जाए। अपील को सुना जाएगा इसी क्वेश्चन पर बेस्ड जो कि फॉर्मुलेट किया गया है, और इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पर डिस्कशन किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी ऐसा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द अपील, बट इन द आइज़ ऑफ हाई कोर्ट के इसमें ऐसा कुछ और इम्पॉर्टेंट भी है जो डिस्कस किया जाना ज़रूरी है। द केस इन्वॉल्व सच क्वेश्चन, तो हाई कोर्ट उस एक्स्ट्रा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी कंसिडर कर सकते हैं और उस पर भी बात की जा सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है अपना डिसीज़न देगी इस क्वेश्चन पर बेस्ड, इस क्वेश्चन के ऊपर जो भी जिस ग्राउंड पे डिस्कशन होगा। हालांकि जो अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट अपील की गई है और जो अपोजिट पार्टी है उसको ये कहने का अपॉर्चुनिटी होगी कि कि ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन अभी रेज़ किया गया है, तो अपोजिट पार्टी ये कह सकती है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल केस में नहीं था। एक्चुअल जो पोजीशन थी उस समय ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था या ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने निश्चित किया है एक इशू जिस पर अपीलेट जो ट्रिब्यूनल अब हाई कोर्ट कौन कौन से इश्यूज़ ले रही है, हैज़ नॉट वो इशू या वो पॉइंट डिस्कस कर सकती है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने किया है तो रॉन्गली किया है। ओके,
और हाई कोर्ट जो भी डिस्कशन करेगी और हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उस पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के रूल्स लागू होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट की जो भी हियरिंग होगी और जो डिसीजन दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। जिस तरीके से अपीलेट ट्रिब्यूनल में बेंचेस थी वैसे ही यहाँ पे भी बेंचेस के द्वारा ही एक बेंच होगी जिसमें कम से कम 2 जजेस रहेंगे हाई कोर्ट के, जो इस अपील की हियरिंग करेंगे और अपना डिसीज़न देंगे। ऑब्वियसली जो डिसीज़न होगा वो मेजॉरिटी के बेस पर होगा। अगर दोनों ही जज एक दूसरे के डिसीज़न के अगेंस्ट जा रहे हैं देन थर्ड वन को एंटर किया, उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट के ही एक या एक से ज़्यादा जज को इन्वॉल्व किया जा सकता है, राइट। वन और मोर ऑफ द अदर जजेस मे बी इन्वॉल्व फॉर द डिसीज़न टू बी टेकन। जो भी डिसीज़न लिया जाना है मेजॉरिटी से लिया जाना है। अगर 2 जजेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि वो डिसीज़न जो ले रहे हैं वो अपना ले रहे हैं एंड दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, तो एक या एक से ज़्यादा और जजेस को इन्वॉल्व किया जाएगा और फिर मेजॉरिटी से डिसीज़न होगा, वही फाइनल डिसीज़न माना जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट जो है इस ऑर्डर को पास करेगी और असेसिंग ऑफिसर को एक कॉपी भेजी जाएगी जो एक सर्टिफाइड कॉपी होगी जजमेंट की, और फिर उसके बाद उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ हम कब करते हैं अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट के डिसीज़न से असेसी या दूसरी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, या और अगर हाई कोर्ट को ये लगता है, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाने लायक है ये मुद्दा, ये केस, तो ऐसा पॉसिबल है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे हम अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हियरिंग करेगा और ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑफ लॉ जो भी प्रॉपर क्वेश्चन होगा, जो मेन पॉइंट होगा फोकस करने के लिए, वो रेज़ किया जाएगा कि किस पर डिस्कशन किया जाना है। अपना जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट देगा और एक कॉपी ऑफ जजमेंट असेसिंग ऑफिसर को दी जाएगी जिस पर स्टैम्प लगी होगी कोर्ट की और रजिस्ट्रार के साइन होंगे एंड देन फिर वो जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ अपील यानी अपील करने की कॉस्ट क्या रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पर डिसाइड करेगी। पेमेंट ऑफ टैक्स, पहले भी ये बात आ चुकी है कि अगर एसएससी अपील करना चाह रहा है तो एसएससी को अपील करने से पहले अपने सारे टैक्स, सारे ड्यूज़, पेनल्टीज़, इंटरेस्ट जो भी पेबल है वो सब पे करना होगा और उसके बाद ही वो अपील करने का हकदार है। तो यहाँ बात ख़त्म होती है अपील की। आपने डिस्कस किया कि आप सबसे पहले अपील कर सकते हैं कमिश्नर अपील के आगे, सेकेंड वन इज़ अपील जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे, थर्ड वन इज़ अपील जो है वो हाई कोर्ट के आगे एंड देन लास्ट वन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। Next and last topic of this video and this chapter is revision by the principal commissioner or commissioner. Revision of orders pre-judicial to revenue। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, एक है रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर्स और एक है रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स प्री-जुडिशियल टू रिवेन्यू। तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास ये राइट होता है कि जो ऑर्डर पहले पास किए गए हैं टैक्स से रिलेटेड, राइट, उन ऑर्डर्स को रिवाइज़ किया जा सकता है अगर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को कुछ बातें जस्टिफाई कर रही हैं। वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। जैसे कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने जो डिसीज़न लिया था वो इनकरेक्ट था और ये प्री जुडिशियल था, मतलब हार्मफुल था किसके लिए, टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सरकार की आय यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेवेन्यू का लॉस हो सकता था और भारी लॉस हो सकता था, इसलिए इसे बोलते हैं प्री जुडिशियल। ठीक है, तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सीन है तो वो एसएससी को सुने जाने का एक मौका देकर, ठीक है, एसएससी को बोलने का भी मौका दिया जाएगा, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपनी बात रखिए और उसके बाद वो रिवाइज़ कर सकते हैं। और रिवाइज़ के बाद जो टैक्स है वो एनहांस हो सकता है, बढ़ सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, असेसमेंट मतलब चेंजेस हो सकते हैं, असेसमेंट पूरी तरह कैंसिल होकर फ्रेश असेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है,
तो अब वो कह रहा है एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता रहा है कि ऐसा क्यों करने की नौबत आई, ऐसा करने की नौबत क्यों आई। ऑर्डर पास बाय असेसिंग ऑफिसर, यानी कि जो ऑर्डर पास किया असेसिंग ऑफिसर ने, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए जो कि डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं थे। जैसे विदाउट रिक्विजिट इंक्वायरीज, उसने इंक्वायरी नहीं की प्रॉपर, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया और ऑर्डर पास कर दिया। जो रिलीफ दिया गया असेसी को, वो भी विदाउट इंक्वायरी दे दिया गया। ऑर्डर इज़ नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शंस ऑफ और ऑर्डर इशूड बाय CBDT। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया गया और उसके बगैर ही डिसीजन या ऑर्डर या जो भी असेसमेंट है वो किया गया। ऑर्डर इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद एनी डिसीजन रेंडर्ड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के जो भी ऑर्डर्स पहले पास कर रखे हैं उनकी डायरेक्शंस को नहीं माना गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास होता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर की नज़रों में गलत है, राइट, तो वो जो इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और इसको रिवाइज़ करने का एक मौका रिवाइज़ करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, और ये ध्यान में रख लिएगा कि हम उन केसेस को रिवाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते जिन पर ऑलरेडी अपील चल रही है या अपील पेंडिंग है या अपील अभी की नहीं गई है, पर अपील होने का टाइम अभी गया नहीं है। जब तक हो सकता है ना कि असेसी अपील कर रहा हो या अपील करना चाह रहा हो, हालांकि उसने अभी अपील नहीं की है, पर अपील करने का टाइम अगर है तो आप जब तक अपील का टाइम चला नहीं जाता तब तक आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी, मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जो है जो ऑर्डर हमें मिला है, मतलब असेसी को जो ऑर्डर दिया गया है, असेसमेंट हुआ है, जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसके 2 साल के अंदर अंदर ये रिवीज़न होगा। अगर वो 2 साल कंप्लीट हो गए हैं देन रिवीज़न का टाइम चला जाएगा, फिर वो रिवाइज़ नहीं हो पाएगा। इस रिवीज़न के अगेंस्ट भी अपील हो सकती है। एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सच रिवीज़न। ठीक है, अगर उस ऑर्डर पर ऑलरेडी अपील चल रही है तो रिवीज़न नहीं हो सकता, लेकिन रिवाइज़ आपने कर दिया और हम यानी कि असेसी सेटिस्फाइड नहीं है, देन अपील ज़रूर हो सकती है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ रिवीज़न ऑफ अदर ऑर्डर्स, यानी कि इसके अलावा जो अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, ऐसे ऑर्डर्स जो रिवेन्यू के लिए मतलब आय के लिए हार्मफुल थे, पर ये वो ऑर्डर हैं जो आय से रिलेटेड कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे ऑर्डर जो अथॉरिटी ने पास किए हैं जो कमिश्नर के अंडर जो सबऑर्डिनेट होते हैं, तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जो है अपनी तरफ से अपने आप ही या एक एप्लीकेशन जो कि असेसी देता है, असेसी खुद भी कई बार कहता है कि रिवाइज़ किया जाए मेरा केस, तो असेसी भी अप्लाई कर सकता है या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर भी अपने आप से ही रिवाइज़ करने का आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा रिकॉर्ड मांगेंगे और ऐसी इंक्वायरी की जाएगी जो भी जिसके ऊपर जिससे रिलेटेड ऑर्डर पास हुआ है, और इंक्वायरी के आधार पर रिवाइज़ होने के बाद जो डिसीज़न आएगा उस डिसीज़न में आपका जो है जो असेसमेंट है उसको मॉडिफाई किया जाएगा, जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये वो ऑर्डर नहीं है जो असेसी जो प्री जुडिशियल टू रिवेन्यू थे, बट आप रिवीज़न का जो ऑर्डर दे रहे हैं और रिवीज़न का ऑर्डर असेसी के लिए प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए, कि मतलब असेसी के लिए भी तो हार्मफुल हो सकता है ना, तो वो भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली असेसी रिवीज़न के अगेंस्ट फिर अपील दायर कर सकता है। लिमिटेशन यानी कि इसकी क्या सीमाएं हैं उस पर बात करते हैं। ये लिमिटेशन थोड़ा सा टाइम को लेकर है कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर क्या नहीं कर सकते, जो भी अपनी तरफ से अपने मोशन पे जो ऑर्डर रिवाइज़ कर रहे थे वो 1 साल मतलब मोर देन 1 ईयर प्रीवियस 1 साल पहले के केस को रिवाइज़ नहीं कर सकते। एक तो ये बात हो गई। और अगर असेसी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगर असेसी अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो एप्लीकेशन है उसके ऑर्डर मिलने के 1 साल के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, मतलब मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द
ऑर्डर इन क्वेश्चन वाज कम्युनिकेटेड टू हिम। तो भी जिस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवाइज़ करना चाह रहा है या करवाना चाह रहा है, उस ऑर्डर के पास मिलने के 1 साल के अंदर अंदर ही रिवीजन के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, अब फ़ीस की बात करते हैं। तो एसएससी जो एप्लीकेशन देता है उसके लिए उसे कितने पैसे देने होंगे? 500 रुपीज़। और जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 है, ये जो हमने यहाँ पर 264 ये देखा जो हमने, वो फाइनल होगा। ठीक है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 फाइनल होगा और इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी, ध्यान में रखना। हमने अभी ऊपर देखा था ना, एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सच रिवीजन। तो ये जो ऑर्डर हुआ, ये जो रिवीजन हुआ है, ये अंडर सेक्शन 263 है और नीचे वाला 264 है। तो 263 के अंदर तो आप अपील कर सकते हो, 264 के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट की नो रिवीजन बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। इसका मतलब वही जो बातें मैंने आपको बताई कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर अगर कोई इस केस को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, ये वो केस नहीं होना चाहिए या वो ऑर्डर नहीं होना चाहिए जिस पर अपील करने का टाइम अभी गया नहीं है। यानी या ये भी हो सकता है कि एसएससी ने अपील करने का अधिकार अभी छोड़ा नहीं है। दूसरा, अगर अपील हो चुकी है तो अभी ऑर्डर आया नहीं है, मतलब उनका डिसीज़न नहीं आया, या फिर अपील फ़ाइल की गई है लेकिन अभी अपील फ़ाइल हो चुकी है, अपील फ़ाइल होने के बाद डिसीज़न नहीं आया है, या अपील अभी हुई नहीं है और अपील होने का टाइम ख़त्म नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई केस है, वी कैंट रिवाइज़ एनी ऑर्डर। तो रिवीज़न बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जो होता है, तो ऑब्वियसली रिवीज़न प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ही करते हैं, तो वो ये रिवीज़न नहीं कर पाएंगे अगर ये कंडीशन लागू होती है तो। सो इस चैप्टर में आपने एंड पॉइंट, जो भी एंड के पार्ट्स थे उसमें आपने देखा कि एक तो हम अपील जो है हाई कोर्ट के आगे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे कर सकते हैं, इसके अलावा भी पहली 2 अथॉरिटी से उनके आगे कर सकते थे, और रिवीजन के बारे में भी आपने डिस्कशन किया। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।